नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 जनवरी सन 2026। आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। साल 2026 में यानी आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष के मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में राज्यों और मंत्रालयों की लगभग 30 झांकियां शामिल होंगी, जो भारत की प्रगति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दर्शाएंगी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। क्रिकेट से लेकर विकास तक हर क्षेत्र में लहरा रहा बेटियों का परचम। दुष्यंत चौटाला का बड़ा हमला, बोले गलत, परिवार पहचान पत्र से कटी हजारों बुजुर्गों की पेंशन, सरकार आड़तियों को कर रही बर्बाद। गुरुग्राम में गूंजेगा गणतंत्र का जयघोष। सीएम नायब सिंह सैनी ताऊ देवलाल स्टेडियम में फहराएंगे तिरंगा। हरियाणा भाजपा में ऑल इज वेल। गुरुग्राम में मोहनलाल बड़ौली का दावा, नेताओं में मतभेद दूर हुए, पार्टी अब पूरी तरह एकजुट। झज्जर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि होंगे। महेंद्रगढ़ दौरा, मंत्री आरती राव ने किया 5 करोड़ 16 लाख रुपए के कार्यों का उद्घाटन। कहा, हर गांव का विकास हमारी प्राथमिकता। पलवल में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फहराएंगे तिरंगा। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी। औद्योगिक क्रांति की ओर हरियाणा, नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी IMT को मिली मंजूरी। हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। गुरुग्राम में नो फ्लाई जोन घोषित। पहली बार एंटी ड्रोन टीम संभालेगी मोर्चा। आसमान से होगी संदिग्धों की निगरानी। दिल्ली बॉर्डर हुआ सील। 3 दिन का सफर अब 3 घंटे में। नांदेड़ साहिब फ्लाइट रवाना। झिंडा बोले, श्रद्धालुओं का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। सरकार ने माफ किया 60% किराया। खाकी का सम्मान। गणतंत्र दिवस पर चमकेगी हरियाणा पुलिस। 12 अधिकारियों को मिलेगा वीरता और विशिष्ट सेवा पदक। और भारत ने 10 ओवर में 154 रन चेज किए। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया। अभिषेक की 14 गेंद पर 50 लगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरा प्रदेश वर्तमान में शीतलहर की चपेट में है। IMD के अनुसार बीती रात को सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी रहा। तो वहीं नारनौल में पारा 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ हरियाणा में सुबह से ही अधिकतर जिलों में धूप खिली रही, जिसके चलते कोहरे से लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी। हरियाणा के राजस्थान से लगते इलाकों में पाला भी जम रहा है। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड होगी। IMD की चेतावनी के अनुसार प्रदेश के 7 जिलों में पाला जम सकता है। इनमें सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी शामिल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर के अनुसार हरियाणा में 26 की शाम से मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27 जनवरी को हरियाणा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। इसके साथ ही 28 जनवरी के बाद फिर से हवाएं बदलेंगी और ठंड का दौर फिर से प्रारंभ होगा। मौसम विभाग ने पाले की स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी है कि खेतों में हल्की सिंचाई करें और मेड़ों पर धुआं करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। 26 जनवरी 2026 को भारत यानी आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। हर साल की तरह इस वर्ष भी नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस खास दिन की शुरुआत करेंगी। वंदे मातरम की थीम पर कर्तव्य पथ पर 1923 में तेजेंद्र कुमार मित्रा की ओर से बनाई गई चित्रों की एक विशेष श्रृंखला को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रगान वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का जश्न मनाएगा, जो गीत की पंक्तियों को दर्शाते हुए राष्ट्रवाद के अतीत और वर्तमान के वृत्तांतों को जोड़ने का काम करेगा। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत 26 जनवरी यानी आज सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके बाद सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी। गणतंत्र दिवस परेड लगभग 90 मिनट तक चलेगी। 26 जनवरी 2026 यानी आज भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान कुल 30 झांकियां निकलेंगी। इनमें से 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों या विभागों या फिर सेवाओं की होंगी। ये भारत की विविधता, प्रगति और विरासत का प्रतिनिधित्व करेंगी। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मार्चिंग टुकड़ियां भी शामिल होंगी। इसके साथ ही राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की आकर्षक झांकियां भी शामिल होंगी। इस वर्ष की परेड में भैरव लाइट कमांडो बटालियन जैसी नई इकाइयां भी शामिल होंगी। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए इस बार यूरोपीय संघ के 2 वरिष्ठ नेताओं को
मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण सुबह 8 बजे से ही ऑल इंडिया रेडियो की यूट्यूब चैनल और सरकारी वेबसाइटों व लगभग भारत के सभी प्रमुख न्यूज चैनलों पर उपलब्ध होगा। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना हलके के बधाना, खटकड़, अलीपुरा और सुदकैन खुर्द गांव में पहुंचे। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी, भाजपा नेताओं की आपसी बयानबाजी और कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर तीखा हमला बोला। सरकार के 1.25 साल पूरे होने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों के कमीशन में कटौती की है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार पहचान पत्र में गलतियों के कारण हजारों बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई है। दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1000 रुपए कम दिए जा रहे हैं और सरकार एफडी करवाने की बात कह रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे साफ दिखता है कि सरकार दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम सैनी जनता को भ्रमित कर रहे हैं और किसानों को फसल खराब होने का पूरा मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने भावांतर भरपाई योजना और फसल खरीद में भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज कोई नई गाड़ी भी ले तो उसको पहले फिरौती की कॉल आती है। इस तरह के हालात तो हरियाणा के कभी नहीं सुने थे। ऐसे में तो लोग नई गाड़ी लेना भी छोड़ देंगे। कानून व्यवस्था कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री पूरी तरह से विफल रहे हैं। सीएम सैनी का वो बयान आज भी याद करता हूं कि जब बहादुरगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले भाषण में कहा था कि गुंडे हरियाणा छोड़ दें। वहीं कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही सद्भाव यात्रा पर बोलते हुए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे को ये बताएं कि सद्भाव किस चीज का। जाट आंदोलन में उनके पिता यानी ब्रिजेंद्र सिंह प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था के अंदर 52 लोगों की जान गई जब सद्भावना याद नहीं आई। किसान आंदोलन के दौरान हादसे के अंदर निकाली गई ट्रैक्टर यात्रा हर किसी ने देखी है। उन्होंने कहा कि संसद में जाकर वोट तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में दिए तब उन्हें ये सद्भावना याद नहीं आई। भाजपा में बैठकर 10 साल अच्छे पदों पर रहे, कांग्रेस में आते ही सद्भावना याद आ गई। इस तरह की सद्भावना हरियाणा नहीं चाहता। हरियाणा आज प्रगति चाहता है। प्रगति के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। गुरुग्राम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को मतभेद बताया है। उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण हरियाणा में नेताओं के बीच मतभेद थे, मनभेद नहीं था। अब इनके बीच मतभेद दूर हो गए हैं। वे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सिलसिले में गुरुग्राम पहुंचे थे। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में जब उनसे दक्षिण हरियाणा में भाजपा नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा भाजपा में अब बयानबाजी का दौर समाप्त हो चुका है। सभी के मतभेद दूर हो चुके हैं और पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। बड़ौली ने कहा कि हमने सभी नेताओं से बातचीत की है। कृष्णपाल गुर्जर समेत सभी प्रभावशाली नेताओं से चर्चा हो चुकी है। अब सभी संतुष्ट हैं और पूरी तरह भाजपा के साथ खड़े हैं। बयानबाजी की बात पुरानी हो गई है। दरअसल दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल में वर्चस्व को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीच पिछले काफी समय से जुबानी जंग चली आ रही है। हाल ही के महीनों में इनके बीच सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत और नाम लेकर टिप्पणियां और बयानबाजी खुलकर सामने आई थी, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस और पार्टी विरोधियों को मौका मिल रहा था। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप तक की बातें सामने आई, जिसने संगठन को असहज कर दिया था। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा अहिरवाल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, जहां यादव समुदाय का प्रभाव है। यहाँ की 11 में से 10 सीटें अभी भाजपा के पास हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेसिडेंट मेडल और एक्सीलेंट सर्विस के लिए पुलिस मेडल मिलेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई लिस्ट में डीआईजी राजेश दुग्गल को विशिष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। राजेश दुग्गल वर्तमान में फरीदाबाद के ज्वाइंट कमिश्नर हैं। इनके अलावा रोहतक के आईजी सिमरदीप सिंह, स्टेट क्राइम ब्रांच के एसपी सुनील कुमार, गुरुग्राम में एसीपी सुखबीर सिंह को एक्सीलेंट सर्विस के लिए पुलिस मेडल मिलेगा। पुलिस मेडल पाने वालों में हिसार के इंस्पेक्टर कंवरपाल, मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के इंस्पेक्टर नरेश कुमार, गुरुग्राम एसटीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, फरीदाबाद के सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, फरीदाबाद के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान, चौथी इंडियन रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी में तैनात इंस्पेक्टर गुगन राम, कैथल के सब इंस्पेक्टर रेखा रानी और सीआईडी में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गौरव शर्मा शामिल है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी अजय सिंघल ने मेडल जीतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा, यह हरियाणा पुलिस के लिए गर्व की बात है कि उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस उपलब्धि से पदक पाने वाले अधिकारियों के साथ साथ बाकी पुलिस बल का भी हौसला बढ़ेगा।
77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये उत्सव देशवासियों में राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की भावना को मजबूत बनाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस साल गणतंत्र दिवस के साथ साथ वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का उत्सव भी मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का यह पवित्र दिन हमें देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर सोचने और समझने का मौका देता है। समय के साथ साथ हमारे देश के हालात बदले हैं, भारत आजाद हुआ और हम खुद अपने देश के भविष्य को तय करने वाले बने। उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 57 करोड़ जनधन अकाउंट में 56% महिलाओं के अकाउंट हैं, तो वहीं 10 करोड़ से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। खेल कूद में हमारी बेटियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। महिला क्रिकेट टीम ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप तो वहीं ब्लाइंड वर्ल्ड कप भी जीता है। नारी शक्ति कानून से देश की महिलाएं और सशक्त होंगी। हमें गर्व है, हम भारत भूमि पर जन्मे हैं। हमारे देश के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, हे मेरे देश की मिट्टी, मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। गौरतलब है कि आज यानी 26 जनवरी को देश भर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा और भारत की सांस्कृतिक विविधता व अन्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब के लिए फ्लाइट रवाना हुई। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में प्रशासन ने हिसार से महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब के लिए पहली बार विशेष हवाई सेवा शुरू की है। इस पहली उड़ान में कुरुक्षेत्र के 61 श्रद्धालु शामिल हुए। सभी श्रद्धालुओं का हिसार एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया गया। सिख संगठन ने हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई इस सेवा की तारीफ की और मांग की है कि इस फ्लाइट को सप्ताह में कम से कम 3 दिन चलाया जाए। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक जगदीश सिंह झिंडा ने CM नायब सिंह सैनी और उड्डयन मंत्री का आभार जताया और कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। झिंडा ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मांग रखी थी कि नांदेड़ साहिब तक श्रद्धालुओं को ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ आने जाने में 3 दिन लग जाते हैं। झिंडा ने बताया कि हरियाणा सरकार हर टिकट पर 60% किराया माफ कर दिया है। नांदेड़ साहिब जाने की टिकट 19,000 रुपए की पड़ती है, मगर हरियाणा सरकार ने 5,000 रुपए में टिकट मुहैया करवाई है। तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ शहर के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है और सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में शुमार है। यह वह पवित्र स्थान है जहां 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1708 ईस्वी में अंतिम सांस ली थी। इसलिए सिख धर्म में इस स्थल का विशेष महत्व है। इसे दक्षिण भारत का प्रमुख सिख तीर्थ स्थल भी माना जाता है और इसके गहन आध्यात्मिक महत्व के कारण इसे दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में यहाँ एक भव्य और कलात्मक रूप से निर्मित गुरुद्वारा बनाया गया है। महेंद्रगढ़ जिले में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने लगभग 5 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जिले के कई गांवों का दौरा किया। कार्यक्रम में नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश के हर गाँव और नागरिक के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य करवाकर गाँव को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, झारखंड के पूर्व CM दिवंगत नेता शिबू सोरेन और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। एक्टर R माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी प्लेयर सविता पुनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं, जिनमें 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज KT थॉमस, कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन सहित 5 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जाएगा। मशहूर सिंगर अलका याग्निक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। हरियाणा में युवाओं के रोजगार से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश में 10 नई IMT बनाने की घोषणा की थी और बाद में बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फिर इसकी घोषणा को दोहराया था। इसी कड़ी में अब पहली IMT अम्बाला में स्थापित करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। अम्बाला में IMT के पहले चरण के लिए नग्गल व उसके आसपास की तकरीबन 858 एकड़ भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध करवाने
करवाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,55,00,000 रुपए की राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि नए बजट से पहले इस प्रोजेक्ट की सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। यहाँ IMT बनने से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सूबे में 10 नई IMT विकसित करने की घोषणा की है और इनमें से 2 IMT अंबाला में बननी है, एक IMT नारायणगढ़ में भी प्रस्तावित है। इन IMT के लिए राज्य सरकार को लगभग 35,000 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। सरकार प्रयासरत है कि इस जमीन को लेकर कोई विवाद की स्थिति न बने, इसलिए प्रदेश सरकार के नुमाइंदे पहले किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे के फैसले लिए जा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। चपरासी व गार्डनर के लिए 10वीं पास या 10 वर्षीय सेवा सहित भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी। वहीं साइंस लैब अटेंडेंट के पदों के लिए 12वीं विज्ञान विषयों सहित तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12वीं पास तथा लाइब्रेरी विज्ञान में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर व हार्डवेयर में डिप्लोमा या डिग्री तथा नेटवर्किंग व लैन या ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का ज्ञान होना आवश्यक है। हेड क्लर्क के लिए स्नातक पास तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना व ऑफिस मैनेजमेंट का लेखा कार्य कम से कम 5 से 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, चपरासी व गार्डनर के लिए 25 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 29 जनवरी है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पटनी टॉप, नथा टॉप और सनासर में इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से तापमान और गिर गया है। यहाँ कुसुम केरी का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 1291 सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई हैं। हिमाचल और कश्मीर में 1300 से अधिक सड़कों पर बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस जियोमेट्रिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण 5 जिलों के लिए अगले 24 घंटे में हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में बर्फीली उत्तरी हवाएं चली, जिसमें राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान नागौर में -1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। जयपुर में रविवार सुबह 5.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 26 व 27 जनवरी के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना बन रही है। इसके कारण पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है। वहीं IMD ने तमिलनाडु के लिए कई जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो वहीं पुडुचेरी में भी कई जगहों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कोमोरियन क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से झोंके आने के साथ साथ तूफानी मौसम रहने की संभावना है। साथ ही भारी बर्फबारी के कारण 2 दिन तक बंद रहने के बाद रविवार को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। देश भर के IIT संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली JEE मेन 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 28 और 29 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से जारी किए हैं। ये एडमिट कार्ड JEE मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा के लिए है। इस परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है वे ऑफिशियल वेबसाइट jeeemain.nt.nic.in पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। डाउनलोड करते समय एडमिट कार्ड पर QR कोड और बार कोड मौजूद होना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स को पहचान के तौर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की गई और एडमिट कार्ड में बताई गई फोटो ID लानी होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeemain.nt.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह मजबूती बने रहने का अनुमान लगाया गया है। कारोबारियों को व्यापार शुल्क पर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की सुनवाई और फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर संबंधी फैसले का इंतजार है। उनका ये भी कहना है कि कारोबारियों का ध्यान अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले 2026-27 के केंद्रीय बजट पर भी होगा, जो आयात शुल्क और राजकोषीय उपायों में बदलाव के माध्यम से घरेलू सोने के बाजार पर प्रभाव डाल सकता है। सोने की कीमतों में सकारात्मक रुख बने रहने की संभावना जताई गई है। अगर कीमतों में कोई गिरावट आती है तो ये खरीदारी का अवसर होगा, क्योंकि ध्यान एक बार फिर ट्रंप के व्यापार शुल्क मामले में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की सुनवाई पर होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। अंत में एक बार फिर से आप सभी को CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।